संसद में मणिपुर पर संग्राम मचा है। सांसद मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, तो अगले 4 मिनट में आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि मणिपुर शांत क्यों नहीं हो रहा है। आजादी से लेकर अब तक देश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। कई दंगे हुए, कई बार नरसंहार हुआ, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। आंतरिक सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो 9 का मतलब होता है श्रीलंका जैसा गृह युद्ध और मणिपुर की स्थिति है 7। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां के हालात आखिर क्या हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, करीब 200 लोग मारे गए हैं और ना जाने कितने घायल हुए हैं। हत्या और बलात्कार की कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका कानून की किताबों में जिक्र तक नहीं है। इस माहौल का जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हमारे पड़ोसी मुल्क या फिर मीडिया या फिर आप और हम? नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। आज इस वीडियो में मणिपुर को समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक उदाहरण से समझाती हूं कि मणिपुर का ये जो मामला है ये इतना उलझा हुआ आखिर कैसे है। तो मान लीजिए कि बिहार में कानून है जो चाहे जहां रह सकता है, जो चाहे जमीन खरीद सकता है या बेच सकता है, लेकिन राजधानी पटना में केवल बिहारी ही जमीन खरीद और बेच सकते हैं। तो सोचिए वहां का प्रशासन कितना मुश्किल होगा। अब इस उदाहरण के साथ आइए मणिपुर को समझे। ये इस वीडियो का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है कि मणिपुर आखिर विभाजित कैसे है, तो इसे ध्यान से समझिए। तो ये मणिपुर है जिसे 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, पहाड़ी क्षेत्र और घाटी क्षेत्र। मणिपुर की राजधानी इंफाल है जो कि घाटी क्षेत्र में आता है। मणिपुर में मुख्यतः 2 समुदाय के लोग रहते हैं। एक है मैतेई समुदाय और दूसरा है कुकी और नागा समुदाय। आइए थोड़ा इनके बारे में भी जान लें, क्योंकि इसी तरह हम इस मौजूदा संकट को समझेंगे। तो यहाँ पर बहुसंख्यक है मैतेई समुदाय। लगभग 53% आबादी इन्हीं की है जो कि मुख्यतः घाटी क्षेत्र में रहते हैं। मतलब वो इंफाल में रहते हैं, जो कि मणिपुर के क्षेत्रफल का मात्र 10% है। वो मुख्य रूप से हिंदू हैं और इन्हें ओबीसी या फिर अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो घाटी क्षेत्र में रहते हैं। तो उन्हें दूसरे समुदायों से उन्नत यानी कि एडवांस माना जाता है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं इन इलाकों में हैं। बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े मॉल्स, ये सब आसानी से इन सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा है कुकी और नागा समुदाय, जो 40% आबादी के साथ रहते हैं और वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो कि मणिपुर का 90% क्षेत्रफल है। और इनमें से ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं और अनुसूचित जनजाति सूची में है। इस कारण अनुसूचित जनजाति का दर्जा इन्हें प्राप्त है। इन लोगों के पास बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, जैसे कि पूरे मणिपुर में जमीन खरीदने और बेचने का विशेषाधिकार इन्हें मिला हुआ है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण है। चूंकि मैतेई अनुसूचित जनजाति सूची का हिस्सा नहीं है, उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये बहुत दिनों से है, ये स्थिति तो बहुत सालों से बनी हुई है, तो फिर आखिर क्यों ये जो मामला है अभी इतना भड़का है? ऐसा क्या हो गया कि हालात इतने खराब हो गए? तो वैसे वजह तो कई है, लेकिन 2 को ही आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा जारी आदेश, और दूसरा पहाड़ों से अवैध कब्जेदारों को हटाने का एक्शन प्लान। 2013 से मैतेई काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर इस साल मणिपुर हाईकोर्ट राज्य सरकार को ये बताया गया कि मैतेई की मांगों पर विचार भी किया जाना चाहिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए। और हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ नागा, कुकी और दूसरी जनजातियों की ओर से 3 मई को चुरचांदपुर में एक जनजातीय एकजुटता मार्च शुरू किया गया, जिसमें दोनों समुदायों के बीच पहली बार झड़प हुई। सबसे पहले किसने आक्रमण किया? इस पर अपनी अलग अलग वजहें हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बहस है, लेकिन माहौल इसके बाद काफी ज्यादा बिगड़ गया और यहीं से बिगड़ा।
और दूसरी वजह यह है कि मणिपुर सरकार का निष्कासन अभियान। लंबे समय तक सरकार पहाड़ और वनों से अवैध कब्जे को हटाने के लिए चेतावनी जारी कर रही थी। तो बस आप ये कुल मिलाकर एक लाइन में समझ लीजिए कि लड़ाई जो है वो भविष्य को लेकर है कि मणिपुर में आखिर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा।